नमस्कार, द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं वाराणसी के न्यायालय परिसर में मैं बैठा हूँ और हमारे साथ बड़े जुझारू वक्त के समय के लोग जुझारू अधिवक्ता जो कि 1987 में सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री भी रह चुके हैं और 2024 में बनारस बार के अध्यक्ष पद वो भी सुशोभित कर चुके हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश सिंह। तो आइए अवधेश सिंह से जानते हैं वाराणसी न्यायालय परिसर के बारे में और यहाँ के अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या होना चाहिए, उनकी सुरक्षा कैसे हो। तो आइए हम बात करते हैं अवधेश सिंह से। हाँ वकील साहब, आप ये बताइए कि मौजूदा समय में वाराणसी न्यायालय में कुछ राजनीतिक परिवेश में अधिवक्ताओं समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अवधेश कुमार सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष बनारस का। सबसे पहले तो मैं आपको न्यायपालिका का संबंध आज़ादी से जोड़ना चाहिए। आज से 2-3 दिन बाद हम लोग संभवतः 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारी एक परिकल्पना थी, संविधान के निर्माताओं ने जो परिकल्पना की, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया और सबके अलग अलग अधिकार निर्धारित किए। निश्चित रूप से इन 78 सालों में देश ने बहुत प्रगति की, बहुत काम हुआ, लेकिन इस 78 साल में कहीं न कहीं से न्यायपालिका उपेक्षित रह गई, जो दिखाई पड़ता है। हमने कभी यह परिकल्पना नहीं किया था कि संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो कि बाध्यकारियों को, गरीब लोगों को सुरक्षा दिलाता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, और जब आम आदमी भ्रष्ट नौकरशाहों से, राजनेताओं से, माफियाओं से उठता है तो वह न्यायालय की तरफ भागता है, जहाँ से उसको कुछ न कुछ सुरक्षा मिलती है। अब आप देखेंगे कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी न्यायालय की जो उपेक्षा है वो दिखाई पड़ती है। आप इस समय हमारे साथ बैठे हैं और देखेंगे कि अधिवक्ता, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट करती है, और इनकी बैठने की क्या स्थिति है। आज़ादी के 78 साल बाद भी सरकारें न्यायालयों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पक्की जगह, साफ सुथरे टॉयलेट, साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई, जो बहुत ही खेदजनक है। और ये सर्वविदित है कि बिना न्यायालय बिना अधिवक्ताओं को एक दिन नहीं चल सकता, कोई मुकदमा चल नहीं सकता। इसके बावजूद इस तरह की उपेक्षा कि हम 3 शेड में, सड़क के किनारे, नालियों पर, और ये पूरे लगभग देश की स्थिति है। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम एक काम का वातावरण वकीलों को मिले, और सरकारों को निश्चित रूप से, सैद्धांतिक रूप से तय कर देना चाहिए कि हर कचहरी परिसर में वकीलों के बैठने के लिए कम से कम पक्के चेंबर, पक्की जगह, साफ टॉयलेट और साफ पीने की पानी की व्यवस्था। अब दूसरा मुद्दा आता है कि हर वकील यहाँ आते ही बहुत रुपया नहीं कमाने लगता, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, वह बाध्यकारियों की सेवा करता है और उससे जो थोड़ी बहुत उसको फीस मिल जाती है, उससे वो अपना काम चलाता है और उसके स्वास्थ्य की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। तो सरकारों को ये करना चाहिए, हमारी ये डिमांड है कि कम से कम वकीलों को, भैया पत्रकारों को दे सकते हैं, टीचरों को दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, सबको आयुष्मान कार्ड 60 करोड़ लोगों को जारी कर सकते हैं। तो अधिवक्ताओं को उससे बाहर रहना ये सीधे सीधे अन्याय है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि आम नागरिकों को भी
वृद्धावस्था का पेंशन उपलब्ध हो रहा है, तो क्या वकील इस देश का नागरिक नहीं है? जो वकालत के पेशे में है, उनमें 70 साल के बाद हर अधिवक्ता को जीवन यापन करने पर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलनी चाहिए। दूसरा कि जो नए अधिवक्ता आते हैं वही इस न्यायपालिका का भविष्य है, और नए अधिवक्ता की आप स्थिति जानते हैं कि वो सीनियर के भरोसे होते हैं, कभी 200 दे दिया, कभी 100 रुपया दे दिया, कभी नहीं मिला तो नहीं दिया, तो वो बहुत निराश होते हैं। ऐसी स्थिति में जब अधिवक्ताओं को COP मिलता है, उस दिन से लेकर 5 साल तक कम से कम स्टाइपेंड उनको एक मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी किताबें खरीद सकें, अपने जीवन का यापन कर सकें और इस पेशे में गुणवत्तापूर्ण वकालत कर सकें। तीसरी समस्या जो ये है कि 78 साल के बाद न्यायपालिका में न्यायाधीशों की उतनी नियुक्ति नहीं हुई जितनी की आवश्यकता। आप पत्रकार हैं, आप जाते होंगे कोर्टों में, जाके देखिए कि लोअर कोर्ट नहीं, अभी खाली नहीं है। एक कोर्ट में 200 फाइलें रोज लगती हैं और 5 घंटे की वर्किंग है, 10:30 से 12:30, 1:30 बजे, 1 आवर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे। 5 घंटे में अगर 200 फाइलों को निपटाना हो तो अधिकारी अगर 2 मिनट भी एक फाइल में दे तो केवल तारीख लगाने में समय बीत जाता है। इसकी वजह से मुकदमों की टेंडेंसी बढ़ रही है। करोड़ मुकदमे यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है और ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट छपती है, जिससे अपनी बदनामी भी होती है। और बातकारी जो निजी होता है वो घर से अपना सारा काम छोड़ के न्यायालयों में आता है कि आज तारीख है, 1 दिन पहले वकील साहब के यहाँ जाता है तैयारी कराने, और जब यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि साहब मुकदमे में तारीख पड़ गई। तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, और एक बात यही और कह दी कि अगर बिल्डिंग बना दिया जाए, बहुत से कमरे बना दिया जाए तो सुविधा जरूर होगी, लेकिन वो बिल्डिंगें निर्णय नहीं करेंगी, निर्णय तो न्यायाधीश करेंगे। इसलिए काम का बोझ कम करने के लिए न्यायालयों की जितनी ज़रूरत है उतनी तुरंत नियुक्ति करनी चाहिए। तुरंत नियुक्ति होना संभव नहीं है क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, वैकेंसी निकलेगी, रिटेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो प्रथम दृष्टया क्या करना है कि जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको एडहॉक बेसिस पर तुरंत नियुक्त करना चाहिए कि काम का बोझ कम हो और न्यायपालिका में सुचारू रूप से विस्तार हो। दूसरा, पूरे प्रदेश भर में एक ऑफिस में एक बाबू होता है और वो 5 अपने सहायक आउटसाइडर रखता है। कोई ये पूछता नहीं है कि भाई ये 5 लोग जो अदालत में काम कर रहे हैं, फाइल निकालने का, फाइल रखने का, डेट फॉरवर्ड करने का, उनको पैसे कहाँ से मिलता है? तो स्वाभाविक रूप से वो हम लोगों से, बातकारियों से घूस लेता है, नाजायज़ तरीके से पैसा लेता है और उसके बदले में काम करता है, और फाइलें गायब हो जाती हैं तो किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाती। तो प्रॉपर तरीके से उचित व्यवस्था करते हुए बताया कि नहीं देखते उचित मात्रा में कर्मचारियों की नियुक्ति सबसे अति आवश्यक है। तो दूसरा काम सरकार वो क्लियर हो गया है कि भैया वो कभी कभी हो जाता है। आप वहाँ से क्लियर करिए कि हाँ उनके यहाँ से टिक लग के चला गया है, तो फिर हम आगे देखवाएंगे। हो गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि न्याय प्रक्रिया बख्शोद बिना पेमेंट के रसीदें नहीं छपती? देखिए, अधिवक्ताओं में तो 2 गुट हमेशा ही होता है। डैश पर जब हम होते हैं तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, इधर कुछ दिन से ये जरूर देखने में आ रहा है कि जाति के आधार पर, गोल के आधार पर हम आपका देख के चले गए थे, उसके यहाँ दोबारा जा नहीं पाए, इसलिए वो नहीं निकाल के रखा होगा, हम ले लेते हैं, भेज देंगे आपको। मारपीट तक कर लेते हैं। वो भी इसीलिए स्थिति है कि चूँकि काम की गुणवत्ता नहीं है और सुविधा नहीं है तो मारामारी रहती है। और वाराणसी कचहरी की बात आप अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ जरूर 1-2 लोग हैं जो अपने को प्रतिद्वंदी समझते हैं, या ये कहें कि अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं नरेंद्र मोदी को और योगी को, तो उसको लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण संभवतः उनको कोई टिकट पाना होगा या कहीं कोई और लाभ लेना होगा। इसलिए अपने को राजनीतिक रूप से इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लोग जरूर मैनाफाइडली
एक्शन करते हैं, कुछ फेसबुक पे लिखते हैं, कुछ वक्तव्य दे देते हैं, ताकि किसी तरह से वो चर्चा में आ जाए। तो ये चलता रहेगा, ये धीरे धीरे लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा वो करते हैं। अब न्यायालयों में करप्शन की, तो फिर मैं वहीं आऊँगा कि न्यायालयों में करप्शन की बहुत बड़ी वजह न्यायाधीशों की कमी है, जिसकी वजह से वो सभी मुकदमों पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके लिए हम लोगों की एक डिमांड है, पूरे प्रदेश में संयुक्त बार संघ एसोसिएशन है, जिसमें 70 जिले मेंबर हमारे हैं, जिसका मैं संयोजक हूँ। अभी बदायूं में पिछले महीने बैठक थी, फिर अगले बार की बैठक हम लोग मिर्ज़ापुर प्रदेश का आयोजन कर रहे हैं। उसमें एक डिमांड हम लोगों ने ये रखा, इन जो डिमांड बताया, इसके अलावा कि सारे न्यायालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएं, और जिसका आदेश 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। हाई कोर्ट वगैरह में कुछ लगे भी हैं, यहाँ भी कुछ 1-2 न्यायालयों में लगे हैं। तो अगर न्यायालयों में CCTV कैमरे लग जाएँ और उसका डिस्प्ले बाहर हो, क्योंकि कार्रवाई की गोपनीय तो होती नहीं, पब्लिकली होती है, तो सब लोग देखते रहेंगे, तो इससे भी एक नियंत्रण रहेगा। और पहले एक व्यवस्था होती थी कि न्यायाधीशों के निर्णयों और आदेशों की समय समय पर समीक्षा होती, अब वह काम हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है। तो मैं, अगर मेरी बात पहुँचे तो चीफ जस्टिस इलाहाबाद तक भी, आदरणीय तक मैं पहुँचाना चाहूँगा कि हर 6 महीने पर अटेंडेंस छाँट के न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। इससे भी करप्शन पर कुछ लोग लगेगा। चलिए वकील साहब, जो है कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू आपको हमारी तरफ से और हमारे चैनल